तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बाय रैलिक ऑफ इटर्निटी को हासिल करके वापस से स्पिरिट सिम सेक्टर लौट आता है, जहां पर बाय देखता है कि स्पिरिट सेक्टर के सभी लोग वॉर की तैयारी कर रहे थे। इसलिए बाय भी जल्दी से जल्दी अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला करता है ताकि वो इस वॉर को होने से रोक सके, जिसके लिए बाय एक पिल रिफाइन करने का फैसला करता है जो कुछ समय के लिए उसे अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड कर सकती थी। लेकिन बाय उस पिल को रिफाइन करने में नाकामयाब रहता है क्योंकि उसका लेवल काफी ज्यादा लो था, इसलिए वो अपनी पावर बढ़ाने का कोई दूसरा तरीका सोचने लगता है। पर तभी बाय से मिलने उसके दोस्त आ जाते हैं और वो लोग वॉर के स्टार्ट होने से पहले एक दूसरे के साथ पार्टी करते हैं, जिसके अगले दिन बाय के सीनियर वॉर के लिए निकल जाते हैं, जहां पर बाय देखता है कि उसके सभी दोस्त वॉर को लेकर काफी ज्यादा डरे हुए थे। इसलिए बाय किसी भी कीमत पर उस वॉर को रोकने का फैसला करता है ताकि वो अपने दोस्तों की जान बचा सके। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रांसपोर्टर के पास इकट्ठा होते हुए देखते हैं जो सभी वॉर में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहां पर बाय और माई भी आ जाते हैं क्योंकि बाय को 4th बटालियन को वॉर में लीड करना था, जहां पर सभी डिसाइपल्स बाय को वहां पर देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि बाय ने इससे पहले उनमें से कई लोगों की जान बचाई थी। इसलिए वो इस वॉर में बाय को फॉलो करना चाहते थे, जिस पर बाय उन्हें लीड करने के लिए तैयार हो जाता है और उनसे कहता है कि वो लोग जरूर इस वॉर से जिंदा लौट कर आएंगे। तभी ट्रांसपोर्टर एरे एक्टिवेट हो जाता है जो कि नॉर्मल ट्रांसपोर्टर एरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्पेशल था क्योंकि कमजोर और वीक लेवल के वॉरियर उस एरे को यूज नहीं कर पाते थे क्योंकि ऐसा करने पर उनकी मौत हो जाती थी। इसलिए इस टेलीपोर्टर का यूज करने के लिए एक वॉरियर को एक सर्टेन लेवल पर पहुंचना होता था, जिस पर TNU बाय से कहता है कि यहाँ मौजूद सभी वॉरियर उनके सेक्टर के सबसे पावरफुल वॉरियर्स हैं। इसलिए उसे यकीन होता है कि वो सभी बड़ी आसानी से इस टेलीपोर्टेशन को सह लेंगे, जिस पर बाय को चिंता नहीं होती है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन बाय को उनके ग्रुप के लो लेवल वॉरियर की चिंता हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग बैटलफील्ड पर पहुंचने से पहले ही इस टेलीपोर्टर की वजह से यहीं मारे जाएंगे, जिस पर माई भी काफी ज्यादा नर्वस होती है क्योंकि वो जानती थी कि वो काफी ज्यादा कमजोर है। जिस पर बाय माई का हौसला बढ़ाता है और उसे किसी भी चीज की चिंता करने से मना करता है क्योंकि वो वहां पर उसके लिए मौजूद था। तभी ट्रांसपोर्टर एरे एक्टिवेट हो जाता है और वो लोग एक करके टेलीपोर्ट होने लगते हैं। इसी बीच कई सारे और टेलीपोर्टेशन एरे भी एक्टिवेट होते हैं जिनकी मदद से वो सभी डिसाइपल्स फाइनली बैटलफील्ड पर पहुंच जाते हैं। लेकिन टेलीपोर्टेशन की वजह से उनके सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लगा था, जिस पर वो लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वो लोग अपनी इस हालत में ब्लड सिम सेक्टर का सामना कर भी पाएंगे या नहीं। तभी बाय अपने हीलिंग आर्ट से उन सभी लोगों को हील कर देता है और उनसे कहता है कि ये छोटी मोटी चोट तो उनके लिए कुछ नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा तबाही तो बाय अपने पिल रिफाइनिंग के दौरान उनके सेक्टर में मचा दिया करता था। इसलिए बाय को यकीन होता है कि वो लोग इस वॉर में इतनी आसानी से नहीं हारेंगे और साथ ही बाय को यकीन होता है कि उसके साथी ब्लड सिम सेक्टर के डिसाइपल से काफी ज्यादा ताकतवर है और वो लोग बड़ी आसानी से उन लोगों को हरा देंगे। और बाय की यह शानदार स्पीच सुनकर उन सभी लोगों में एक बार फिर से जोश आ जाता है और उन्हें यकीन होता है कि वो लोग बाय के होते हुए किसी भी कीमत पर इस वॉर को नहीं हारने वाले हैं। जो देखकर बाय सोचता है कि वो तो ये स्पीच उन लोगों को इसलिए दे रहा था ताकि वो लोग खुद पर थोड़ा भरोसा कर सके, लेकिन वो लोग तो उल्टा सारा काम बाय पर छोड़ रहे थे। तभी बाय को उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते देख माई भी बाय की मदद करने का फैसला करती है और वहाँ मौजूद सभी लो लेवल और मिड लेवल वॉरियर को अपनी जान दांव पर लगाकर बाय के लिए एक लेयर पाथ बनाने को कहती है ताकि बाय बिना किसी दिक्कत के डीमन किंग ईजैन को हरा सके। और जब माई उन लोगों को अपनी स्पीच दे ही रही होती है तभी वहां पर TNU आ जाता है जो माई से कहता है कि उसे ईजैन की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने हाथों से उसे जान से मारेगा। इसी दौरान वहां पर ग्रैंड एल्डर जू आ जाते हैं जो बाय की टीम को 3 ग्रुप्स के फॉर्मेट में बांट देते हैं और उन सभी ग्रुप्स को एक लीडर असाइन करते हैं और उन ग्रुप्स का कोर लीडर TNU को बना देते हैं। जो सुनकर TNU काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब बाय उसके अंडर काम करेगा। तभी TNU को पता चलता है कि बाय किसी भी ग्रुप का लीडर नहीं है और वो उनके साथ वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि एल्डर ने यह फैसला किया था कि वो बाय को पाथ कल्टीवेशन माउंटेन के ग्रेटर एरे को मैनेज करने के लिए भेजेंगे, जो कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था और सिर्फ बाय ही इस काम को कर सकता था क्योंकि सिर्फ बाय के पास ही हेवनली वन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी। जिसके बाद बाय ग्रैंड एल्डर जू के साथ वहां से जाने लगता है। जो देख माई को एहसास होता है कि अब बाय और उसके बीच पावर का काफी बड़ा गैप बन गया है जिसे वो सिर्फ अपनी हिम्मत की मदद से कम नहीं कर सकती थी। तभी बाय को एहसास होता है कि वो माई को यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहा है, इसलिए वो माई को पीछे मुड़कर कुछ एडवाइस देने की कोशिश करता है पर माई बाय को ऐसा करने से रोक देती है क्योंकि माई का मानना था कि बाय का ग्रेटर एरे की मैनेजमेंट करना उनके सेक्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर बाय को माई की चिंता होती रहेगी तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए माई बाय से कहती है कि वो खुद अपना ध्यान रख सकती है, इसलिए बाय को सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए, जिस पर बाय वहां से जाने लगता है और माई की सुरक्षा के लिए टीडैन को वहां पर छोड़ देता है, जिस पर वो सभी अपने आखिरी दम तक स्पिरिट सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की कसम खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इमॉर्टल ली और ग्रैंड एल्डर सू को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि पाथ कल्टीवेशन माउंटेन उनकी बैटल के दौरान मौजूद सबसे मेन डिफेंस लाइन है जिसे उन्हें किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि उसके अंदर इस वॉर के रुख को बदलने की पावर मौजूद थी जो कि बैटल के फ्रंट लाइन से सबसे ज्यादा दूर मौजूद था।
जिसके बाद हम बाई को देखते हैं जो एल्डर जू के साथ 5 कल्टीवेशन माउंटेन की तरफ बढ़ रहा होता है, जहां पर रास्ते में बाई को नॉर्दर्न और साउदर्न बैंक की एनर्जी कोर और बहुत सारे जाइंट वॉर पपेट दिखाई देते हैं जिनका इस्तेमाल स्पिरिट सेक्टर इस वॉर के दौरान करने वाले थे, जिस पर ग्रैंड एल्डर जू बाई को अभी हैरान होने से मना करते हैं क्योंकि इस वॉर में स्पिरिट सेक्टर अपने सभी हिडन ट्रेजर का यूज करने वाले हैं और वॉर पपेट तो बस इसकी शुरुआत है। और कुछ समय के सफर के बाद वो लोग 5 कल्टीवेशन माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर एल्डर जू बाई को बताते हैं कि ये 5 कल्टीवेशन माउंटेन बहुत सारे स्पेशल एरे से बना है जो उनके सेक्टर की प्रोटेक्शन करता है और इन एरे को कंट्रोल करने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन क्योंकि बाई के पास हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी तो वो इस काम को अकेले कर सकता था। जिसके बाद बाई 5 कल्टीवेशन माउंटेन को मैनेज करना स्टार्ट कर देता है, जहां पर बाई देखता है कि उस माउंटेन के एरे के अंदर और भी बहुत सारे एरे होते हैं, लेकिन बाई अपने इस टास्क को किसी भी कीमत पर अंजाम देने के लिए तैयार था। जिसके बाद बाई अपने हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का यूज करके उस एरे को एक्टिवेट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लड सेक्टर का सीन देखते हैं, जहां पर ब्लड मास्टर भी आने वाले वॉर की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे और एक दूसरे को अपनी पावर दिखा रहे थे। इसी दौरान हमारी नजर लीडर सॉन्ग पर जाती है जो ईजेन के वॉर शुरू होने से पहले गायब होने की वजह से काफी ज्यादा चिंता में थे, क्योंकि इस वजह से उन्होंने अपने एक खास ब्लड मास्टर को खो दिया था, जिससे उनके इस वॉर में जीतने के चांसेस पहले से और कम हो गए थे। क्योंकि लीडर सॉन्ग का मानना था कि सिर्फ उनके अडॉप्टेड बेटे ईजेन में ही स्पिरिटिसिम सेक्टर के मार्शल बाई को हराने की ताकत है, लेकिन क्योंकि अब ईजेन वॉर से पहले कहीं गायब हो गया था तो उन्हें इस टास्क के लिए जून को चुनना पड़ रहा था। पर जून को पूरा यकीन होता है कि ईजेन जंग शुरू होने से पहले जरूर वापस लौट आएगा। तभी ब्लड सेक्टर के लोग अपने सभी कॉप्स पपेट को रिलीज कर देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द बैटलफील्ड पर पहुंच सके। इसी दौरान हम बाई को देखते हैं जो पाथ ऑफ कल्टीवेशन माउंटेन के एरे की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, लेकिन इस एरे के साथ ये दिक्कत थी कि ये एरे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करती थी और अगर अभी दूसरे एल्डर्स बाई के साथ उनकी एनर्जी को शेयर नहीं कर रहे होते तो शायद से बाई कब का इस एरे को एक्टिवेट करने में फेल हो चुका होता। तभी बाई उस एरे को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे गोल्डन शील्ड धीरे धीरे पूरे स्पिरिट सेक्टर को एक बैरियर के अंदर ढकने लगती है और बाई को उस एरे को एक्टिवेट करता देख टीएनयू और दूसरे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाई इतने ज्यादा पावरफुल एरे को अकेले एक्टिवेट कर पाएगा। जो देख सभी लीडर भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि बाई के एरे की पावर एक और फॉर्मेशन रिलैम के वॉरियर जितनी थी, जिसके लिए कम से कम 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिलैम के वॉरियर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन बाई ने यह काम अकेले कर दिखाया था। तभी 9 हिडन माउंटेन अपने आप को रिवील करता है, जिस पर सभी लोग फर्स्ट जनरेशन के लीडर टीमू का वेलकम करते हैं, जिस पर लीडर टीमू स्पिरिट सेक्टर के सभी लोगों से कहते हैं कि आज वो एक ऐसी वॉर लड़ने जा रहे हैं जिसमें हो सकता है कि कई सारे लोग मारे जाए, यहाँ तक कि हो सकता है कि इसमें उनकी खुद की भी मौत हो जाए, लेकिन आज वो लोग ब्लड स्ट्रीम सेक्टर को ये दिखाकर रहेंगे कि वो अपने सम्मान के लिए अपना गला कटवा सकते हैं, लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकते हैं। जो सुनकर सभी लोगों में जोश आ जाता है। इसी दौरान बाई अपने एरे की फाइनल डिटेल को फिनिश कर रहा होता है। तभी बाई को अपने एरे में से एक हल्की सी एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस होती है, जिस पर बाई अपनी आइज ऑफ द लॉ का इस्तेमाल करके उस फ्लक्चुएशन का पता लगाने की कोशिश करता है, जिस पर बाई को पता चलता है कि किसी ने पाथ ऑफ कल्टीवेशन माउंटेन के ठीक नीचे एक बॉम्ब बिछा रखा था जो जल्द ही फटने वाला था, जिससे कि पूरा स्पिरिट सेक्टर तबाह हो जाता। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।